गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज कंफर्म मेरी आवाज क्लियर है आपको? ग्रेट। सो सॉरी फॉर कीपिंग यू एट वेट। नाउ वी आर स्टार्टिंग। आज की क्लास का पर्पस है कि हम जो सिलेबस एनालिसिस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में पेपर 1 सेक्शन ए टॉपिक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को मैंने आपके सामने ओपन किया था। एक बंद कर देंगे राइट एनीवन। कुछ लोगों को ऑडियो नहीं क्लियर हो रही है। हाँ प्लीज कंफर्म ऑडियो इज क्लियर। ठीक, ग्रेट। पेपर 1 सेक्शन ए हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं: वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इसी तरीके से मैंने आपके बोर्ड पर लिखा था लास्ट टाइम, और हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को ओपन कर रहे थे जिसमें मैंने प्लेटो को ओपन किया था आपके सामने। कुछ कीवर्ड्स आपको समझाए थे जैसे कि आइडियलिज्म क्या होता है ना, कुछ पॉइंट्स जैसे 3 पॉइंट्स आपको उसके दिए थे। फिर मैंने कुछ की आइडियाज समझाए थे जिसका पर्पस था कि आपको पता लगे कि किसी भी थिंकर पर हमें पकड़ कैसे बनानी होती है ना। जरा सिलेबस को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट: प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जे.एस. मिल, मार्क्स, ग्रैम्सी, हना। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आप मार्क्स देख रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाली यूनिट जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर मार्क्सिज्म है। यहाँ पर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट देखिए, धर्मशास्त्र। यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिया ऑफ धर्म, मतलब क्या होता है धर्म का, एंड हाउ द वर्ड धर्म एज यूज्ड इन इंडिया वाज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड रिलीजन एज वी यूज इन इंग्लिश। हालांकि हम समझते हैं रिलीजन मतलब धर्म, लेकिन यहाँ पर धर्मशास्त्र बताता है धर्म मीन्स ड्यूटी। फिर उसमें हम मनुस्मृति के बारे में जानते हैं, पुरुषार्थ, आश्रमास, संस्कारास, ये जो कुछ की टर्म्स हैं उनको जानते हैं। इसके बाद हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं और यहाँ पर हम चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं राइट। चाणक्य की मंडल थियरी, चाणक्य का साप्तांग सिद्धांत बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन: सर सैयद अहमद खान, अरबिंदो घोष, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. रॉय। एम.के. गांधी और गांधीज्म को हम साथ मिलाकर पढ़ते हैं क्योंकि गांधी जी के विचार ही क्या हैं, गांधीज्म है। तो क्वेश्चन थीम जो है वो ओवरलैपिंग आएगी, एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और इसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में जैसे आप लिबरलिज्म पढ़ेंगे, तो जब हम जान लेते हैं लॉक और जे.एस. मिल को, तो एक्चुअली इनके विचारों से निकला है, मतलब इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है लिबरलिज्म में। तो एक तरीके से लिबरलिज्म आपके लिए केक वॉक बन जाता है। जब आप मार्क्स और ग्रैम्सी को जान लेते हैं तो मार्क्सिज्म, सोशलिज्म आपके लिए केक वॉक बन जाता है। जब आप हना को जान लेते हैं तो हना ने काफ़ी कुछ लिखा है फासिज्म, तो ये आपके लिए केक वॉक बन जाता है। और प्लेटो में भी जिक्र आता है फेमिनिज्म का, और फेमिनिज्म हम अलग से यहाँ पर डील करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपके जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी हैं, यानी कि एक चीज़ पकड़ में आ गई तो दूसरा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने की आइडियाज़ पढ़े, जैसे कि प्लेटो में भी हम जस्टिस की बात करते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस एज अ चैप्टर हम अलग से पढ़ लेते हैं, जिसमें हम टाइप ऑफ जस्टिस, जैसे कि आप प्रेम्बल में देखते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, है ना। तो ये टाइप ऑफ जस्टिस आए कहाँ से, क्या क्या व्यूज़ हैं इस पर, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस क्या होता है, रोल्स थ्योरी जस्टिस क्या है, क्रिटिक ऑफ रोल्स क्या है। मतलब रोल्स और क्रिटिक ऑफ रोल से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो जब हमें चैप्टर वाइज पता है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आने हैं, तो उसी तरीके से हमारी अप्रोच रहती है। ऐसी फिर आपका इक्वालिटी है, राइट्स है, डेमोक्रेसी है, कंसेप्ट ऑफ पावर है, और जो ये आपका चैप्टर है अप्रोचेस, पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, ये एक्चुअली साथ में ओवरलैप करता है। पेपर 2 सेक्शन ए टॉपिक नंबर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो जब आप, मैं तो अलग से पढ़ाऊंगा आपको, दोनों को अलग अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो रिवीजन के समय आप दोनों चैप्टर्स को एक साथ मिलकर भी रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू ईज
मतलब कम टाइम लगेगा, कुल मिलाकर बात ये है। यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्टेट है, हर एक थिंकर ने कुछ ना कुछ आइडियाज दिए हैं स्टेट पर, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज अबाउट स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है एक टेरिटरी है, उसमें एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के ऊपर एक गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट सॉवरन है ना। तो ये थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से हमारा होता है पेपर 1 सेक्शन ए। ठीक है, अभी हमारा पर्पस क्या था, समझ लेना कि एग्जैक्ट क्या क्या कीवर्ड है। हर एक कीवर्ड पर हमारा लेक्चर होगा, आपके पास नोट्स भी रहेंगे, आपके पास जो क्रक्स होगा वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव होगा, सभी स्टैंडर्ड बुक्स को मिलाकर बना हुआ है। तो उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, टेस्ट दीजिए। ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी कंपाइलेशन दिया है टॉपिक वाइज, है ना। तो यू आर गोइंग टू गो थ्रू इट, पता लग जाएगा कि हाँ टॉपिक वाइज कितना वेटेज बैठ रहा है। तो उसी हिसाब से हमारा टाइम होगा, आप खुद ही देखिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कितना वेटेज है, 45, 60, 45, तो मतलब 45 से 55 मार्क्स ऑन एन एवरेज इस वाली यूनिट से आएंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और फॉर एग्जाम्पल अब थ्योरी ऑफ स्टेट से 10 मार्क, 20 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन जी। क्वेश्चन की 3 कैटेगरी आपके यहाँ, 10 मार्कर, 15 मार्कर और 20 मार्कर, है ना। तो ऐसे ही देखिए, जस्टिस एक क्वेश्चन, इक्वालिटी एक क्वेश्चन, राइट्स 1 क्वेश्चन, डेमोक्रेसी 1 क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ पावर 1 क्वेश्चन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मोर देन 1 क्वेश्चन, 2 मार्क 15 के, 2 क्वेश्चन 15 के भी हो सकते हैं, 2 15 और एक 10 का भी हो सकता है। तो यानी कि फिर आइडियोलॉजी हमारा जो है वो पहले नंबर पर वेटेज इसका है, सेकंड नंबर पर वेटेज इसका है, थर्ड यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन का वेटेज ऑन एन एवरेज रहता है, तो फिर थर्ड नंबर पर हम इसको वेटेज दे सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जो आपकी बोर्ड की और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की अप्रोच होती थी कि यार ऐसा करते हैं, इतनी यूनिट्स कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, संभाल लिया जाएगा। अल्टीमेटली टॉपर 51-52% पे बन जाते हैं। तो क्या ऐसी अप्रोच लेकर चल सकते हो? नहीं, हमें हर एक यूनिट में प्रो बनना है, ठीक है ना, प्रो। तो उसके लिए एक क्वेश्चन जो भी आएगा वो हमसे, हमारी नॉलेज से तो बाहर होगा ही नहीं, दैट इज गारंटेड। लेकिन हमारी जो अप्रोच है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो ऐसी फाइन ट्यून होनी चाहिए ना कि इवैल्यूएटर मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए, तब जाकर वो 310 प्लस का स्कोर आएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। जब पेपर 1 सेक्शन ए हमने देख लिया सिलेबस, अब पेपर 1 सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। यहां पर आपके साथ आपको ओवरलैप मिलता है आपके जीएस पेपर 2 से, इंडियन पॉलिटी से, है ना। तो नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक इसका डायमेंशन हो गया इस वाले टॉप सेक्शन का, एक हो गया कोर पॉलिटी इश्यूज और एक हो गया एंसिलरी टॉपिक्स। एंसिलरी टॉपिक्स में जैसे कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, एलैबोरेट कर देता हूं आपके सामने। जैसे कि पहली यूनिट देखिए, पहली यूनिट है नेशनलिज्म में स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव। कुछ लोग सोचेंगे कि यार मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड है नेशनलिज्म, जहां पर भी वर्ड इज्म होता है, हिंदी में कहते हैं वाद, जैसे कि राष्ट्रवाद, तो उसका मतलब ही होता है कि वो एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता हुआ वर्ड है। तो नेशनलिज्म भी क्या है? एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी होती क्या है? कुछ सेट ऑफ आइडियाज हैं, इन आइडियाज का कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है और ये सारे के सारे आइडियाज कोई कॉमन कंसर्न रखते हैं। तो ऐसे में इन सारे आइडियाज के ग्रुप को कॉमन कंसर्न, ऑब्जेक्टिव एक है, इसको हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्क्सिज्म, हिंदी में कहते हैं मार्क्सवाद, मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि कार्ल मार्क्स ने जो जो कहा केवल वही मार्क्सिज्म है? यस और नो, बताइए। नहीं। अच्छा, एक स्टूडेंट हैं उपेंद्र, वो पूछ रहे हैं कि सर क्रश और हैंडरिटन नोट्स कब मिलेगा? मैं आपको बता दूं, क्रश तो आपको इस क्लास में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्रक्स मिल सकता है।
तो हर एक चैप्टर के साथ आपको क्रक्स मिलेगा, क्रश नहीं मिलेगा। अपनी भावनाओं को काबू में रखें। यहां क्रक्स मिलेगा आपको, जो कि आपके टाइप्ड नोट्स हैं। और क्रक्स अरेंज्ड कैसे हैं आपके? लेक्चर्स, जो कि यूनिट वाइज है। तो जब हम यूनिट शुरू करेंगे तभी तो क्रक्स मिलेगा, है कि नहीं? यस। उज्जवल कह रहे हैं क्रक्स को क्रश बना लो। बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तरीका है। ठीक है ना? तो जब हमारी यूनिट स्टार्ट होगी तो उसके साथ आपको क्रक्स मिलता है। क्लियर है? और हैंड रिटन नोट्स फिर उसी के साथ आपको मिलते चले जाते हैं। हर्षित मोहन श्रीवास्तव, वही बात, जैसे हम यूनिट वाइज चलेंगे ना तो यूनिट वाइज फिर उस यूनिट की पीपीटी मिलेंगी। ठीक है, चलिए आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। मैंने कहा क्या मार्क्सिज्म का मतलब यह है कि केवल मार्क्स के विचार? नहीं, मार्क्स के विचार एक बेस बने मार्क्सिज्म का, लेकिन मार्क्स के अलावा कई और थिंकर्स भी आए जिनका मार्क्स जैसा ही कंसर्न था। जैसे कि ये मार्क्स के विचार हो गए, ठीक है, कार्ल मार्क्स, और ये हो गए मान लीजिए विचार से ग्रेम्सी के। ग्रेम्सी एक अदर थिंकर थे, इटली में हुए थे, ठीक। तो इनके भी वही कंसर्न थे। अब आप कहोगे सर ये कंसर्न क्या चीज़ है? कंसर्न का मतलब है मार्क्स भी चाहते थे वर्कर क्लास का इमेंसिपेशन यानी कि एम्पावरमेंट, और ग्रेम्सी भी चाहते थे वर्कर क्लास का एम्पावरमेंट। तो कंसर्न तो सेम था, प्लस कुछ बेस आइडियाज भी सेम थे। ग्रेम्सी खुद मार्क्स को पढ़े हुए थे, इंस्पायर्ड थे। उनका मानना था कि भाई सोसाइटी में लोग दो ही कैटेगरी के होते हैं, केवल दो कैटेगरी के। आप कहोगे क्या मतलब, कलर वाइज? नहीं। इंटेलेक्ट वाइज? नहीं। तो क्या नॉर्थ नदर्न नेशंस एंड सदर्न नेशन वाइज? नहीं। वो कहते हैं दो ही कैटेगरी के होते हैं, वो है एक्सप्लॉयटर और एक्सप्लॉयटेड। मतलब क्या है? कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक्सप्लॉयटर होंगे, दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे होंगे, और कोई ऐसा वर्ग होगा जो एक्सप्लॉयट हो रहा होगा। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा कि कौन एक्सप्लॉयटर है और कौन एक्सप्लॉयटेड है? तो मार्क्स और ग्रेम्सी के आइडियाज मिलते हैं यहां पर, क्योंकि ग्रेम्सी खुद मार्क्स को फॉलो करते थे भाई, लेकिन मार्क्स से कुछ अपने आइडियाज को चेंज भी करा। कंसर्न तो लेकिन सेम था। इनका मानना था कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमेशा एक्सप्लॉयटर वो होगा जिसके पास प्रॉपर्टी है, और एक्सप्लॉयटेड वो होगा जो इस प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल, एंशिएंट टाइम में स्लेव प्रथा थी, स्लेव सिस्टम था। हु वर कॉल्ड मास्टर्स? मास्टर्स वर दो जिसके पास प्रॉपर्टी है, और स्लेव्स कौन? जो खुद मास्टर की प्रॉपर्टी है कि नहीं? तो एक तरीके से प्रॉपर्टी का डिफरेंशिएशन है, एक डिपेंडेंट है और एक ओनर है। आगे बढ़िए, उसके बाद जब स्लेव सिस्टम खत्म हो रहा था तो उसके बाद देखा यार बड़े बड़े लैंड हैं, उस लैंड पर लैंड लॉर्ड है, एक तरीके से लॉर्ड सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम। किंग ने कहा मुझे तो भैया देखो टैक्स चाहिए, लॉर्ड आप इनसे वसूलिए टैक्स लोगों से, क्योंकि मेजरली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती थी, है ना, और आप पुलिसिंग करिए, जब मुझे युद्ध पर जाना हो तो आप ही कुछ फोर्सेस को मैनेज करिए और आपको अपनी फोर्सेस लेकर पहुंच जाना है। बदले में किंग आपको सुरक्षा दे रहा है, तो अल्टीमेटली आप किंग के ही लॉर्ड हैं। किंग चाहे तो बदल देगा किसी लॉर्ड को। तो ऐसे में अब लॉर्ड हैं और सर्फ्स हैं, यानी कि वो किसान जो लॉर्ड की जमीन पर ही काम करते हैं, ओनरशिप नहीं है। तो लॉर्ड्स एक्सप्लॉयटर हुए, सर्फ्स एक तरीके से एक्सप्लॉयटेड हुए। तो डिफरेंशिएशन क्या है? प्रॉपर्टी। मॉडर्न टाइम में आइए, एक है कैपिटलिस्ट जिसके पास कैपिटल है, कैपिटल मतलब पूंजी है, पैसा है, जो फैक्ट्री ओनर है, इंडस्ट्री ओनर है, और दूसरा है वर्कर जो दिन रात काम कर रहा है जिससे कि कुछ मीजर वेजेस उसको मिल जाए, उसका काम चल जाए। तो यहां भी डिफरेंशिएशन क्या है?
एक्सप्लॉइटर, एक्सप्लॉइटेड। इस तरीके से देखते हैं वो लोगों को, समाज को, और कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि इमेंसिपेशन करना है, इक्वालिटी लानी है। तो ऐसे और भी हैं, मैंने ग्रैम्सी का तो एक एग्जांपल दिया है, और भी लोग हैं, हम सबके बारे में पढ़ेंगे, माओ के बारे में, लेनिन के बारे में, रोजा लग्जमबर्ग के बारे में, कहानियां हैं, ठीक है। हर किसी का जो विचार है वो क्यों आया, मैं उससे आपको पढ़ाऊंगा। केवल ये नहीं कि ग्रैम्सी ने ये कहा जी, ये ग्रैम्सी की थियरी है इंटीग्रल स्टेट की, जान लो, वो तो बुक में भी लिखा है, वो तो नोट्स में भी लिखा है। फिर क्लास का क्या फ़ायदा? क्लास का फ़ायदा ये है कि आपको क्लास में बिल्कुल रूट से हर एक चीज़ को उठाएंगे कि ग्रैम्सी के विचार मार्क्स से अलग थे क्यों, और स्पेसिफिकली उसी समय में ऐसे क्यों हुए। क्योंकि कोई थिंकर किस जगह पर है, किस समय में है, वहाँ के सर्कमस्टांसेस उसके आइडियाज़ को शेप करते हैं। तो ये तो आपको पता लगा इज्म, राइट। तो ऐसी नेशनलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है, और इंडिया में जो इंडियन नेशनलिज्म है उस पर भी अलग अलग विचार थे। जैसे मॉडरेट्स, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप, दादा भाई नेहरू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एम.जी. रनडे। मॉडरेट्स के बारे में पढ़ते हो, इनको तो लगता था काफी समय तक कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज गुड, ब्रिटिशर्स इन इंडिया आर गुड। एम.जी. रनडे का कमेंट था कि भाई अच्छा है, कम से कम इस बहाने मॉडर्न लीगल सिस्टम इंडिया में आया, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आए। लेकिन वहीं पर जब एक्सट्रीमिस्ट को हम देखते हैं, कांग्रेस की एक्सट्रीमिस्ट, या वो लोग जो मॉडरेट्स के विचारों से they were not agreeing, so they had their own definition of nationalism. अब यहां पर मैं अरविंदो घोष के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, पेपर 1 सेक्शन बी। अब पेपर 1 सेक्शन ए में ऑलरेडी आपने देखिए यहां पर पढ़ा हुआ है अरविंदो के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि एक जगह की अंडरस्टैंडिंग आपको दूसरी जगह काम आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि अरविंदो में मैं आपको कल्चरल नेशनलिज्म पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसका इस्तेमाल हम यहां भी करेंगे, राइट। तो नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, तो 3 ही मास मूवमेंट रही है गांधी जी की, एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी अप्रोच होती है पढ़ने की कि यार इससे पहले क्या चल रहा था, क्या हुआ, और अब इम्पैक्ट क्या हुआ, कौन लीडर्स इन्वॉल्व थे। फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपका विशेष फोकस होता है। पीएसआर में ऐसा नहीं है। पीएसआर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजी क्या थी, क्यों थी, और इनकी स्ट्रेटजी पर डिफरेंट विचार क्या थे। क्योंकि कई ऐसे लीडर्स थे इंडिया के जो गांधी जी का क्रिटिसाइज करते थे, उनकी स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज करते थे। कुछ ऐसे कमेंटेटर हैं जो कहते हैं कि गांधी जी वॉज नॉट अ महात्मा, गांधी जी वॉज अ shrewd politician. Gandhi was a very smart psychologist. He understood mass psychology. तो अलग अलग विचार हैं गांधी जी पे भी, हम इनका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर फिर हम मिलिटेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, वर्कर मूवमेंट, ये कैटेगरीज पढ़ते हैं। कुछ ऐसे पक्ष हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के जिस पर इतना ज़्यादा फोकस हुआ नहीं। इसमें हम दलित पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ज्योतिबा फुले, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों को जानते हैं। जैसे ज्योतिबा फुले का स्टेटमेंट था कि भाई ब्रिटिश राज इज एक्चुअली बेटर देन मराठा राज और पेशवा राज। द वर्ड ही यूज्ड वाज पेशवा राज। बेसिकली मराठा राज में पेशवा वाज लाइक द पीएम। तो ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया, तो दलित पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर जानेंगे। ये है पर्सपेक्टिव में लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ह्यूमनिस्ट, दलित पर्सपेक्टिव। अब ये जो ह्यूमनिस्ट वर्ड है ये ऑलरेडी पेपर 1 सेक्शन ए में M.N. रॉय वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं उनके विचार, रेडिकल ह्यूमनिस्ट। यहाँ पर ह्यूमनिस्ट अप्रोच आ रही है, तो उसी का लिंक यहाँ पर है। लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ये तीनों की तीनों टर्म्स जो हैं ये आपको यहाँ पर भी मिलती हैं। ये देखिए लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, और इसी का इस्तेमाल आप देख रहे हो अपने सिलेबस में, फिर यहाँ पर भी है, ठीक। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आप यहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ तक इंतज़ार नहीं करना, मैं आपको ये चीज़ें पहले ही समझा दूंगा।
ठीक है, यानी कि जो बेसिक्स ऑफ पीएसआर हम कर रहे हैं तो उसमें मैं सारी चीजें आपको पहले ही समझा दूंगा टर्म्स को। फिर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला ही सब टॉपिक देखिए, लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि ब्रिटिश रूल की लेगेसी क्या हम आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि अपना दिमाग ना थोड़ा सा खुला रखना पड़ेगा। जो मार्केट में बुक्स हैं, नोट्स हैं, वो तो हर कोई रट रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन 310 मार्क्स हर किसी के नहीं आते। कैसे आएंगे? तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को हॉलिस्टिक रखना होगा। इफ द वर्ड इज लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, then you should not actually limit yourself till this word making of the constitution, यानी कि है टॉपिक मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें लिखा लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो जनरली बच्चा समझता है अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है ये, तो जो वहाँ पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में, वही तो लेगेसी है। 1773 के रेगुलेशन एक्ट से लेकर 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, तो इस दौरान जितने भी एक्ट्स आए उसकी कोई ना कोई छाप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे तो है। प्राइमरीली जैसे हम पढ़ते हैं 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, है ना। लेकिन हमें लेगेसी वर्ड को थोड़ा और ओपन अप करना है, क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाएगी तो हो सकता है केवल इस डायमेंशन से न बनाए, वो इसको कनेक्ट कर दे कहीं और। जैसे आपका पेपर 1 सेक्शन ए में एक टॉपिक है थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, अभी बता देना थ्योरी ऑफ स्टेट। थ्योरी ऑफ स्टेट में एक सब टॉपिक है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, ठीक है, तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ स्टेट थ्योरी हम पढ़ते हैं, लिबरल थ्योरी, सोशलिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी, और उसमें एक आता है टॉपिक पोस्ट कॉलोनियल। तो जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट है वो कहती है पोस्ट कॉलोनियल शब्द का मतलब यह है वो देश जो कभी किसी देश की कॉलोनी रहे और आज तक उनके पॉलिटिकल सिस्टम पर, इकोनॉमिक सिस्टम पर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर उस कॉलोनियल पावर की लेगेसी दिखती है। या आप कह सकते हैं कि आज तक वो कहीं ना कहीं पास्ट के इंपैक्ट को देख रहे हैं। जब ये वर्ड सुनते हैं तो लगता है पोस्ट कॉलोनियल, अच्छा जो पहले कॉलोनी थे। अरे ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया भी कॉलोनी था ब्रिटेन का, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया को एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कहा जाता है? नहीं कहा जाता। ऐसे तो अमेरिका भी था, यूएसए, कहा जाता? नहीं कहा जाता। कारण दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ कॉलोनियल पास्ट। कॉलोनियल पास्ट की जो पॉलिसीज थी उसके डिमेरिट वो आज नहीं झेल रहे। दे हैव मूव फॉरवर्ड। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान एंड अदर साउथ एशियन नेशंस, वी फेस सच इंपैक्ट टिल नाउ। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता है क्या समझाना चाह रहा हूं कि देखो कन्वेंशनली बच्चों की अप्रोच क्या होती है, चैप्टर वाइज रटते चले जाओ। दैट इज एक्चुअली सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच। सब्जेक्ट और यू कैन से टॉपिक सेंट्रिक। और बीइंग अ पीएसआर स्टूडेंट you have to take advantage of PSR in every way possible to reach the final merit list. तो हमें इंटरलिंकिंग ध्यान रखनी होगी। मैं क्यों सिलेबस के एनालिसिस पर इतना समय ले रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में बात डाल सकूं कि एक्चुअली देखो सिलेबस में कौन सा टॉपिक कहां लिंक कर रहा है। इंटरलिंकिंग जरूरी है। जैसे मैंने कहा लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल, तो अब इस पे एक क्वेश्चन बन गया। मान लीजिए लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो बच्चा देखेगा अच्छा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में एक सब टॉपिक लिखा हुआ है जी लेगेसी, और सर ने उस पर हमें नोट्स भी दिए हैं, पूरा समझाया भी था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन केवल लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल
ऑन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछ रहा, हो सकता है इसके बियॉन्ड पूछ रहा हो, लेगेसी, वेरियस एस्पेक्ट्स पर लेगेसी आपसे पूछना चाह रहा हो। भाई लेगेसी ऑन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जैसे कि कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन पर बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? तो द वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड वाज डिसाइडेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान, एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश लॉज विच वर देयर इन इंडिया, राइट? बच्चा यहां तक सोचता है, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है examine the various dimensions which prove that British colonial legacy is still lingering / hovering over India, full stop, क्या करोगे इसमें? तो अब देखो यार कहां लेगेसी वाला पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, यहां पढ़ा हुआ है, ये है आपका पेपर 1 सेक्शन बी, राइट? पेपर 1 सेक्शन ए, थ्योरी ऑफ स्टेट में एक सब टॉपिक है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। अब जब हमारे पास आंसर लिखने के लिए जब टाइम ही सीमित है तो हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए पॉइंट्स कि यार क्वेश्चन आएगा तो मेरा आंसर जनरल नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा। जैसे इस वाले टॉपिक में मुझे क्या क्या कंटेंट मिल सकता है जिससे मैं लेगेसी ऑन प्रेजेंट इंडिया प्रूव कर सकूं। तो आपको पता लगेगा यार, इसमें तो सर ने पढ़ाया था एफडब्ल्यू रिक्स के बारे में, इसमें तो सर ने पढ़ाया था इंडिया बीइंग अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, इसमें पढ़ाया था गुनर मर्डल के बारे में, उनकी बुक एशियन ड्रामा के बारे में बताया था एग्जाम्पल देकर। प्लस हमजा अलवी के बारे में और इनका कंसेप्ट ओवर डेवलप्ड स्टेट जो कि इंडिया और पाकिस्तान पर लागू हो रहा है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये मैं केवल आपके दिमाग पर एक चोट करना चाह रहा हूं जिससे कि आपका दिमाग खुले कि सिलेबस के एनालिसिस का मतलब क्या है, कि अगर क्वेश्चन ओपन कर रहा है dimensions को, not solely asked on making of the Indian Constitution, then how you need to connect your understanding in one part to the other part. Along with this, क्या ब्रिटिश लेगेसी अभी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि फॉरेन पॉलिसी पर भी इंपैक्ट डालती है? तो do we have certain dimensions with regard to this as well? Yes. मैं आपको पेपर 2 सेक्शन बी मैं भी इस एस्पेक्ट पर बात करूंगा, लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि कैसे कहा जाता है कि अभी तक हम ब्रिटिश लेगेसी से चल रहे हैं इन आर फॉरेन पॉलिसी। एग्जाम्पल मैं वहां पर आपको पढ़ाऊंगा इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में, ये डायमेंशन कैसे कहा जाता है कि इंडिया जो नेपाल के साथ ब्रिटिश की संधि थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसी को कंटिन्यू इंडिया ने कर लिया। एंड दैट्स व्हाई मेनी स्कॉलर्स सेज दैट ब्रिटिशर्स वर ट्रीटिंग नेपाल एंड भूटान एज प्रोटेक्टोरेट्स। दे वर लाइक कि नेपाल ठीक है, तुम्हारी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी। लेकिन समय चेंज हो गया, आज हम जिस वर्ल्ड में जीते हैं वहां पर इंटरनेशनल बॉडी में माना जाता है कि एवरी मेंबर हैज इक्वल स्टेटस। But many of our South Asian neighbors actually have the sentiment which is expressed by many of their political commentators, their leaders, that India is having a big brotherly attitude which they doesn't like. यानी कि भारत बड़े भाई की तरह बिहेव करता है जैसे कि ब्रिटिशर्स करते थे, कि नेपाल हमारे हिसाब से चलो, नहीं चले तो ब्लॉकेड लगा देंगे। तो यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा
व्यूज ऑफ एसडी मुनी, और यहां पर अदर व्यूज भी हैं। फॉर एग्जांपल आप रंगाराजन व्यूज भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायमेंशन यहां पर है निरुपमा राव, स्पेसिफिकली इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा। ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी है हमारी, प्लस फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर शिवशंकर मेनन। मतलब ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स तो मैं आपको ऐसे रटवा दूंगा कि देखो, जब भी फॉरेन पॉलिसी में लेगेसी की बात आए, ठीक है, तो शिवशंकर मेनन जी को तो चिपका के आना है। समझ गए बात। एसडी मुनी को स्पेसिफिकली इंडिया नेपाल रिलेशंस के संबंध में, निरुपमा राव के जो विचार हैं वो वेरियस मतलब बायलैटरल रिलेशंस पे मिलेंगे आपको। ब्रिटिश लेगेसी पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारे पास बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है मिस्टर शिवशंकर मेनन की। जैसे इनका तो मानना है कि हमारे यहाँ पर जो ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है ना इंडियन पेनिनसुला में, चाहे इंडिया पाकिस्तान, चाहे इंडिया चाइना, दे आर कॉलोनियल इशू है, सीधे सीधे लेगेसी है। ध्यान दीजिए शिवशंकर मेनन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इशू है, बॉर्डर किसने ड्रॉ किया? ब्रिटिशर्स ने। इंडिया चाइना के बीच में जो इशू है, बॉर्डर किसने ड्रॉ किया? ब्रिटिशर्स ने। सो ब्रिटिशर्स वर द वन हु वर हैविंग दिस एग्रीमेंट विद तिब्बत which was not agreed upon by the Qing dynasty, QING, Qing dynasty of China। किसका इशू था? ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ किया, which was not acceptable to the China। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इंडिया जो आज अपने नेबरहुड में चैलेंजेस देखता है या इवन अपॉर्चुनिटीज देखता है, तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज में दोनों में हमें एक ब्रिटिश छाप दिखती है, ब्रिटिश लेगेसी दिखती है। यहां तक अगर बात क्लियर हो गई हो तो मेंशन यस। क्लियर है? मैं मिस्टर मोहन यहां लिखने वाला था उदित, लेकिन नहीं लिखा। द रीजन इज क्योंकि उनके विचार जो है रियलिस्ट हैं। मतलब कि जो नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस हैं, भूटान के साथ हमारे रिलेशन हैं, तो वो इस बात को ब्रिटिश लेगेसी नहीं मानते, वो मानते हैं कि प्रेजेंट इंडिया की ज़रूरत है ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वजह से वी हैव टू बैलेंस आवर व्यूज़, कि मतलब आपके दिमाग में कैटेगराइज हो जाएगा कि अच्छा ये विचारक ना, मतलब ये जो कमेंटेटर है ये तो ऐसी ही बातें बोलता है, ये रियलिस्ट है, ये आइडियलिस्ट है, तो हमारे दिमाग में कैटेगराइजेशन हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो इससे मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई देखो सिलेबस में इंटरलिंकिंग ज़रूरी है और इस वजह से सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हुई होगी। बाकी प्रैक्टिस के साथ हम सीखते हैं। अब कुछ कोर टॉपिक्स देख लीजिए पॉलिटी के। क्या हैं आपके पास? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर हम स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन हमारी जो अप्रोच होती है PSIR में, इफ यू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन जस्ट प्रोविजंस, जैसे कि अप्रोच आप GS में देखते हैं। GS में आप ऐसे भी साल देखेंगे जैसे 2016 85% के आसपास जो क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़ा स्टैटिक सेंट्रिक आ गए थे। वैसे तो डायनेमिक थोड़ा ज़्यादा रहता है इवन GS पेपर 2 में भी। PSIR में जो क्वेश्चंस आते हैं इस वाले इश्यूज से भी, वो प्रिंसिपल्स और इश्यूज मेनली यहाँ से कनेक्ट करके आते हैं, प्रिंसिपल्स और इश्यूज। तो प्रिंसिपल्स का तो मतलब होता है कि भाई थियरी आया क्यों ये आइडिया इंडिया में। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म आप वहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बिल्कुल खाक छान देंगे कि भाई है क्या, मतलब फ्रॉम वेयर इट इमर्ज्ड, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, और क्या क्या आइडिया इसमें हम इंटरलिंक कर सकते हैं। राइट? तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स और इश्यूज पर फोकस करते हैं। पॉलिटी में आप बेसिक प्रोविजंस पर फोकस करते हो। ऑब्वियसली प्रोविजंस का तो इस्तेमाल हम यहाँ भी करते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो करंट में कोई बिल चर्चा में उसके बारे में बात करते हैं, कोई लॉ बहुत चर्चा में उसके बारे में बात करते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यहाँ पर हम 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। स्टैच्यूटरी इंस्टीट्यूशंस कमीशन, ये बहुत ही डायरेक्ट टॉपिक है, यानी कि जैसे आपके लक्ष्मीकांत में भी आपका
जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैचुरी बॉडीज़ वाला टॉपिक है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर इससे जुड़े हुए इश्यूज़ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ जाता है। फेडरलिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये हम इसी के अंदर यहाँ पर साथ में पढ़ते हैं। फिर एंसिलरी टॉपिक्स हैं, प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड इंडियन पॉलिटिक्स, पार्टी सिस्टम, ग्रास रूट और सोशल मूवमेंट। तो यहाँ पर हम ग्रास रूट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हैं आपके टॉपिक। पेपर 2 सेक्शन ए में जाते हैं तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम पेपर 2 पर हैं। आसान भाषा में इसको अगर ध्यान रखने का तरीका बताऊं, ऐसा सोच लीजिए कि पेपर 2 के सेक्शन ए में है इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी, ठीक है, थ्योरी, और पेपर 2 सेक्शन बी में है एक तरीके से इंडिया एंड द वर्ल्ड, जहां पर उसका हम एप्लीकेशन करते हैं। हाँ, समझ में आता है कि अच्छा आईआर ऐसे चलता है, इसी वजह से रशिया के साथ हमारे रिलेशन ऐसे हैं, यूएस के साथ ऐसे हैं, ईरान के साथ ऐसे हैं, राइट। तो ये तो ब्रॉड आइडिया हुआ। एक्चुअल में क्या है, थ्योरी है, कंसेप्ट्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज होते हैं, साथ में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं। एग्जाम्पल आपका इसमें एक टॉपिक आएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर हम IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जीएस में पूछ लेता है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे। साथ में यहाँ पर ग्रुप्स में आप हम पढ़ेंगे जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसका जेनेसिस, रीजनल ग्रुपिंग्स, ये भी जानते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये पेपर 2 सेक्शन ए का पहला ही टॉपिक मानिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब कहने के लिए तो इस पे बुक भी लिखी हुई है, तपन बिस्वाल, कितनी सारी बुक्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 4 कोर टॉपिक्स हैं विद इन दिस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हमें उस पर अपनी पकड़ बनानी है। एक क्वेश्चन का यहाँ से वेटेज है, ठीक है। एक क्वेश्चन वो आपका 200 वर्ड्स का भी हो सकता है, 220 का हो सकता है, 150 का हो सकता है। आपके पास मोर देन सफिशिएंट कंटेंट इस वाले टॉपिक पे रहेगा ऑलरेडी, तो आप वही करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर, अप्रोचेस, पर्सपेक्टिव, लिमिटेशन। फिर है स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंजिंग नेचर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन। अब आप सोचोगे यार है क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्लेटो के डिसाइपल हुए एरिस्टोटल, यानी कि शिष्य हुए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो कहा ही जाता है, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? एरिस्टोटल ने एंशिएंट टाइम में 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे। आप कहोगे एंशिएंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशंस होते थे? जी हाँ, होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? बेसिक लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो यूरोप में आसपास और दुनिया में अलग अलग जगह पर जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस हुए थे, पहले हुए थे या उस समय वर्क कर रहे थे, उन्हें निकलवा लिए थे और उनको पढ़ा था। और उसके बाद उन्होंने अपनी थियरी दी थी कि एक्चुअली एथेंस को या किसी भी अदर स्टेट को कैसे काम करना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने अगर 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, तो आपको नहीं लगता उन्होंने एक्चुअली कंपेयर किया है डिफरेंट नेशन या डिफरेंट स्टेट्स की पॉलिटिकल सिस्टम को, है ना? अब यहां पर एक चैलेंज आता है कि आप चाइना और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे कंपेयर करोगे? तो आप कहोगे सर हम एक क्राइटेरिया तो ले लेंगे राइट्स वाला, कि भाई जिस देश में ज्यादा बेहतर अधिकार मिलते हो वो देश अच्छा। अच्छा जी, ठीक है। और कोई तरीका? सर पार्टी सिस्टम, जिस देश में ज्यादा पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस वो compete करती हैं पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए, वो अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्योंकि चाइना तो कहता है जी हम डेमोक्रेसी हैं, चाइना कहता है ये मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स तो खतरा है देश के लिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं अपने बेनिफिट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ती, तो एक ही पार्टी की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, जैसे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो कहने का मतलब है कि कंपैरिजन आप इस पेन में और इस रिमोट में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना? कंपैरिजन उससे उसमें होता है जहां पर कंपैरिजन की कुछ बेसिस सेम हो। तो अगर हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करना है तो हमें कुछ मापदंड तो समझने पड़ेंगे कि किस बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। वो बेसिस आप जानते हैं यहां पर, ठीक है।
और जैसा कि आपको बताया था इससे पहले कि यहाँ पर जो आप सीखते हैं उसका इस्तेमाल और उसका ओवरलैप आप पेपर 1 सेक्शन ए का टॉपिक नंबर 1 पॉलिटिकल थियरी मीनिंग एंड अप्रोचेस में भी करते हैं। ठीक है, फिर कंसेप्ट्स ऑफ आईआर में देखिए क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऐसा टॉपिक है आपके सिलेबस में 3 जगह आप पढ़ेंगे, 3 यूनिट में आप बार बार ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, पर तरीके अलग अलग हो जाएंगे। आप कहेंगे सर कहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। पेपर 1 सेक्शन ए, यूनिट का नाम थ्योरी ऑफ स्टेट। थ्योरी ऑफ स्टेट में एक सब टॉपिक है थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में फिर एक लास्ट सब टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। वहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो एक तो आप वहां पर पढ़ेंगे, राइट। एक आप यहां पर पढ़ रहे हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ कि एक्चुअली यहां पर मैं पढ़ाऊंगा आपको जेम्स विलियमसन के व्यूज, पढ़ाऊंगा आपको दिस आइडिया कि अल्टीमेटली पॉवर्टी एंड हो जाएगी, दुनिया में पॉवर्टी कम हो जाएगी अगर जो है ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, जो प्रोमिस किए गए थे जिसके आधार पर एक्चुअली ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस बने थे जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक। ब्रिटेन वुड इस वजह से कहा जाता है जिस जगह ये मीटिंग हुई थी, फाइनल फैसला हुआ था यूएस में, न्यू हैम्पशायर में, उसका नाम ब्रिटेन वुड था। अब यहां पर भी आप पढ़ेंगे, प्लस जब मैं आपको आइडियोलॉजीज पढ़ाऊंगा, पेपर 1 सेक्शन ए, यूनिट नंबर आइडियोलॉजीज, टॉपिक नंबर 1 लिबरलिज्म के अंदर फिर मैं आपको पढ़ाता हूं टाइप्स। 4 ही टाइप हैं, बिल्कुल स्टोरी के साथ लिंक्ड है। क्लासिकल लिबरलिज्म, उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म, फिर न्यू लिबरलिज्म, और फिर उसके बाद हम सोशो का और जो न्यू है उसका एक कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो ऐसे में जो ये न्यू वाला पार्ट है वहां पर हम पुश देखते हैं कि 1970s के समय ये पार्ट पॉपुलर हुआ था, उस समय पुश देखते हैं हम विशेष रूप से कि ग्लोबलाइजेशन की के क्या अचीवमेंट हुए, क्या नहीं हुए, क्या इसको फर्दर पुश करने की जरूरत है। ये वो समय था जब हमने आईआर के रेस्पेक्ट में हमने चाइना में भी ट्रांजिशन देखा। मतलब आप लिंकेज देखिए कितनी खूबसूरत है पीएसआर में, क्या चीज आप कहाँ सीख रहे हो, कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। इसी वजह से तो ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, हथियार समझ लीजिए इसको, ऐसे में भी काम आएगा, यहां पर भी काम आएगा। 1970s 80s का वो दौर था जहां ग्लोबलाइजेशन को हम विशेष पुश होते हुए देख रहे थे। चाइना 1979, माओ जेडोंग के बाद डेंग जियाओपिंग का आना, चाइना की इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन के लिए एक ओपन करना। चाइना से पहले ही एशिया के कितने सारे छोटे छोटे देशों द्वारा ग्लोबलाइजेशन को अपनाना। मैं बात कर रहा हूं साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस, जिनको आज हम आसियान कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पर भी इसका लिंक है ना। तो ये पूरा लिंकेज कंसाइज रूप में हमारे दिमाग में होना चाहिए। मतलब जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला ग्लोबलाइजेशन, तो मैंने कहा कि देखो किस यूनिट में कौन से सब टॉपिक में किस तरह का क्वेश्चन बनता है और उसका लिंकेज कहाँ कहाँ से होता है। तो इस तरीके से आपको अपने सिलेबस की एनालिसिस होनी चाहिए। जो ये एफर्ट है वो सिलेबस की एनालिसिस ही कर रहे हो आप। फिर इसके बाद देखिए अप्रोचेस टू आईआर। कितने लोगों को नजर आ रहा है यार ये तो वही वर्ड हैं जो पढ़े थे पहले, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट। पेपर 1 सेक्शन ए में भी पढ़े आपने ये वर्ड्स आइडियोलॉजीज में। फिर आपने पेपर 1 सेक्शन बी में भी पढ़े ये वर्ड्स, कहाँ पे, पर्सपेक्टिव्स, यूनिट नंबर 1 नेशनलिज्म, स्ट्रेटेजीज एंड पर्सपेक्टिव, है ना। वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, है ना। यहां पर भी आप पढ़ रहे हो इसको, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, पर्सपेक्टिव, प्लस फंक्शनलिस्ट एंड सिस्टम थ्योरी। अब जो ये सिस्टम थ्योरी है ये आप यहां पर भी पढ़ते हो। डेविड ईस्टन का मॉडल बहुत ही आसान है, आप कहोगे ये तो मैं भी दे सकता था, मेरा भी नाम हो जाता। बात ये ना, दिया नहीं ना आपने, किसी और ने दे दिया वो आइडिया, तो उसका इस्तेमाल पढ़ोगे यहाँ पर। की कंसेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी डिलेमा, डेटरेंस। तो आईआर के कुछ की टर्म्स जो आप अमूमन अपने एडिटोरियल्स में भी पढ़ते हैं, तो वो कहाँ से आए, क्या उसकी यूटिलिटी है। फिर चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। इसमें जो करंट के इश्यूज हैं उसको हम डालते हैं, जैसे कि
पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर एक अच्छी क्वेश्चन थीम बनती है यहाँ पर। मैं आपको अलग से एक मतलब इसमें ऐड करके वो मॉड्यूल की तरह पढ़ाता हूँ क्या क्या उसका इम्पैक्ट हुआ। और पॉसिबिलिटी ऑफ एशियन सेंचुरी, पॉसिबिलिटी ऑफ पैक्स सिनिका। पैक्स सिनिका मतलब जैसे कि एक समय पर पैक्स ब्रिटिकाना था, यानी कि ब्रिटेन का वर्चस्व था। हेजेमनी ऑफ ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं? पैक्स ब्रिटिकाना। फिर एक समय आया जब पैक्स अमेरिकाना हो गया, यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, यानी कि अमेरिका became the hegemony, although there was continuous challenge from USSR, but finally in 1991 we saw disintegration of USSR टूट गया, तो पैक्स अमेरिकाना। तो अब पैक्स इंडिका आएगा कि पैक्स सिनिका आएगा, क्या आएगा? या किसी का भी पैक्स नहीं आएगा? क्या लगता है आपको? यस, करंट इश्यूज इसमें हम यश पढ़ते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि यस मोहित सही कह रहे हैं, ये जो अनसर्टेनिटी है। दिव्यांगी कह रही है पैक्स सिनिका, सिनिका मतलब पैक्स चाइना आएगा। कहीं का मानना है कि ओहो, हर्षित कह रहे हैं पैक्स ब्रिक्स आएगा। सौम्या कह रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यस, ये कहा जाता है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, अब किसी एक की इतनी हेजेमनी नहीं बन पाएगी। खैर, फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ग्रुपिंग्स आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में। इसमें हम पढ़ेंगे वो IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। यहाँ पर WTO से एसोसिएटेड जो डिबेट है वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि दोहा डेवलपमेंट राउंड से क्वेश्चन बना, और यहाँ पे एक साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड इट्स रोल इन इंडियन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, इस पे क्वेश्चन बना। रिफॉर्म्स इन WTO, रिफॉर्म्स इन IMF, यहाँ से क्वेश्चन बना। तो जब पता है यार ये वाली क्वेश्चन थी में रिपीट होती हैं, तो हमें बेसिस तो पता ही होने चाहिए, इशूज़ भी पता होने चाहिए। फिर यूनाइटेड नेशंस हम पढ़ेंगे, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें EU, ASEAN, APEC, SAARC, NAFTA ये पढ़ेंगे। साथ में बिम्स्टेक पढ़ेंगे। अभी बिम्स्टेक की समिट आपने सुना होगा, न्यूज़ में है। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न पढ़ेंगे। ये वाले पॉइंट हैं जो डायरेक्ट आपके ऐसे में भी काफ़ी कंटेंट मिलेगा आपको। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट। कितने लोगों को लग रहा है कि यार ये चीज़ हम पहले भी सिलेबस में पढ़ चुके हैं? आगे हमारे सिलेबस में मेंशन है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स मेंशन है। कहाँ मेंशन है? पेपर 1 सेक्शन है। पॉलिटिकल थ्योरी में पूरी यूनिट है डेमोक्रेसी पर आपके पास, है कि नहीं? ह्यूमन राइट्स कहाँ पढ़ेंगे आप? अलग से एक यूनिट है राइट्स, उसमें आप ह्यूमन राइट्स अलग से टाइप पढ़ते हो। ये देखो, जिसको याद ना आ रहा हो बता दूं आपको। ये देखिए डेमोक्रेसी, ये देखिए राइट्स। तो जब यहाँ पर इतनी डिटेल में आप इसका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ले ही लेंगे कैसे इश्यूज बने, तो अब कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न में आप उसको समझने में, यूज करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, है ना? वैसे भी मैं आपको डिटेल में जब मैं डेमोक्रेसी बताऊंगा तो डेमोक्रेसी के बेस आइडियाज बताऊंगा। इट इज़ नॉट लाइक केवल कंटेम्प्रेरी इशूज, ठीक है ना? तो यानी कि वहाँ पर भी आप रिपीट वे में पढ़ेंगे आगे। एनवायरमेंट, सो एनवायरमेंट इशूज, जेंडर जस्टिस, फेमिनिज्म आप पढ़ते हो, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, तो ये सिक्योरिटी इशूज भी हैं दोनों। तो ये हो गए आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। फिर आता है पेपर 2 सेक्शन B। ये सबसे छोटा पार्ट है आपके PSR ऑप्शन का। डायरेक्ट इसका लिंकेज आपके GS पेपर 2 का IR वाला पार्ट है। आपने ये कर लिया मेरे साथ, तो आपका पेपर 2 सेक्शन B का जो IR है वो केक वॉक है, क्योंकि वहाँ तो भाई डिफरेंस ये वाला भी नहीं है कि प्रोविजंस और एटसेट्रा। यहाँ तो सिंपल डायमेंशंस हैं। बेसिस आपका बन चुका है पेपर 2 सेक्शन A के थ्रू, सेक्शन B में उसका एप्लीकेशन है। इसका पहला टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हम शुरुआत करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, कैसे बनती है। तो इसमें एक सब टॉपिक आता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि फॉरेन पॉलिसी बनाने के आधार क्या होते हैं। तो उस वाले टॉपिक में डिटर्मिनेंट्स में एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है? जो कंटेंट मैं आपको दूंगा एग्जैक्टली वही डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है? उससे बाहर कुछ नहीं है। फिर आता है इंडियन साउथ एशिया। इंडियन साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया ये सारे जो इंडिया और इसके नेबरहुड वाले रिलेशंस हैं वो हम इस वाली यूनिट में करते हैं, ठीक है? फिर इंडिया एंड ग्लोबल साउथ आता है। ग्लोबल साउथ में हम अफ्रीकन रिलेशंस और लैटिन अमेरिकन दोनों की बात करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं। ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर, कौन है ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर? रशिया, USA, चाइना।
हम इनके साथ रिलेशंस की बात करते हैं, EU के साथ रिलेशंस की बात करते हैं। फिर है इंडिया एंड UN सिस्टम, इंडिया का UN में कॉन्ट्रीब्यूशन और UN में रिफॉर्म। यही वो चैप्टर है जहाँ से एक क्वेश्चन, क्लीशे क्वेश्चन बन चुका है, रिपीट होता रहता है कि इंडिया क्या चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट। परमानेंट सीट वाला मुद्दा आप यहाँ पढ़ोगे, और परमानेंट सीट क्यों नहीं मिलती और कौन चैलेंज कर रहा है कि इंडिया को परमानेंट सीट ना मिले। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट चाइना। क्या रेशनल है कि परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इंडिया के साथ साथ किस किस को मिलेगी, अगर इंडिया को मिलेगी तो। फिर इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, वो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पे आ जाएगा। यहीं पर आप पढ़ोगे वो जो हमारा स्टैंड है, नो फर्स्ट यूज़, क्या नो फर्स्ट यूज़ को चेंज करना चाहिए, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस क्या होता है, सब कुछ यहाँ आएगा। फिर रीसेंट डेवलपमेंट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये हम अभी के जो करंट इश्यूज होते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के, ये हम यहाँ पर जानते हैं। यस, तो इस तरीके से आपका ये जो इंडिया एंड द वर्ल्ड है ये भी कंप्लीट होता है। सो दिस इज योर PSR ऑप्शनल कंप्लीट सिलेबस। अगर ये बात क्लियर है तो मेंशन क्लियर। मनीष कुमार मीना, यस, एंड दैट इज वाई पहले आप PSR के बेसिक्स करोगे, उसके बाद आप जंप करोगे यूनिट में। ठीक है, क्लियर? यस सन में डायनेमिक होता है, लेकिन ये समझिए डायनेमिक का मतलब पेपर टू सेक्शन बी का ये नहीं होता कि आपको कुछ जो भी समिट्स हो रही हैं उसको रटना होता है कि अब मोदी जी वॉज इन फ्रांस तो रट लो क्या क्या हुआ। नहीं, दैट इज नॉट इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब होता है कि एक्चुअली बेसिस ऑफ रिलेशन क्या है, what France is expecting from us, what India is expecting from us, and that is very clear, right? GK नहीं है ये, GK में होता है वो कि जी रट्टा मारो, क्या हुआ था, कहाँ मिले थे, ये सब नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, राइट? तो ये तो हमने किया है सिलेबस का एनालिसिस कवर, और अब नेक्स्ट क्लास से हमारा जो शुरुआत होगी वो होगा बेसिक्स ऑफ PSIR। सो बेसिक्स ऑफ PSIR में हमने कल प्लेटो के बारे में जाना था, और उसके बाद हम एरिस्टोटल के बारे में आज जान रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, बट एरिस्टोटल इज ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो। और प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल तीनों ही डायलेक्टिकल ट्रेडिशन से हैं, यानी कि अपनी टीचिंग में, लर्निंग में डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। सो व्हाट इज डायलेक्टिक्स? होता क्या है डायलेक्टिक्स? डायलेक्टिक्स का मतलब होता है डिबेट। यहां पर प्लेटो जैसे टीचर्स ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि एरिस्टोटल शब्दशः इनकी बात माने ही माने। एरिस्टोटल कैन चैलेंज प्लेटो, एंड दैट इज व्हाई इन प्रीवियस क्लास, जिन्होंने नहीं देखी प्रीवियस क्लास देखिएगा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल was giving a critique over Plato's views on communism of property and communism of family। जिन लोगों ने नहीं देखी वो अब जरा सुन लें, कंटेक्स्ट समझाकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आगे कनेक्ट कर दूंगा। प्लेटो वाले चैप्टर में का जो बेसिस मैं आपको बता रहा था उनके व्यूज का, बेसिक्स का, तो प्लेटो ने देखा था कि यार एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना है, आदर्श राज्य बनाना है, और आदर्श राज्य तब बनेगा जब वहां की जो पॉपुलेशन है, यानी कि लोग हैं, पीपल, उनका एजुकेशन और उनका प्रोफेशन बेस्ट वे में अलाइन हो।
अब बेस्ट वे में कैसे अलाइन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वो एजुकेशन से डिसाइड कर रहे थे कि कौन व्यक्ति किस प्रोफेशन के लिए बना है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था मिथ ऑफ मेटल के बारे में लास्ट क्लास में, आई होप आपको याद होगा। मिथ ऑफ मेटल, मिथ ऑफ मेटल जिसको हम थ्योरी ऑफ सोल भी कहते हैं, इसी का नाम है थ्योरी ऑफ सोल। थ्योरी ऑफ सोल में ही आता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि देखो रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट, ये तीन कंपोनेंट हम में से हर एक के सोल में है। रीजन मतलब तर्क, बीइंग लॉजिकल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा लॉजिकल होते हैं, इमोशनल कम होते हैं। स्पिरिट मतलब कि इमोशन, क्योंकि इमोशन इज कनेक्टेड टू करेज, तभी इमोशन से करेज आता है। और यहां पर होता है लस्ट, भूख है आपको प्लेजर की, एटसेट्रा। तो मैंने बताया था कि जो लोग रीजन प्रोमिनेंट रखते हैं वो लोग रूलर बनने के लिए फिट हैं, जो लोग स्पिरिट प्रोमिनेंट रखते हैं वो सोल्जर बनने के लिए फिट हैं, और जो लोग एपेटाइट रखते हैं वो प्रोड्यूसर यानी कि धंधा करें, वो अपना ट्रेडर बन जाए, ठीक है ना, एक तरीके से ट्रेडर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए। अब यहां पर मैंने बताया आपको कि देखो अरिस्टोटल ने कहा, मतलब प्लेटो ने कहा था कि देखो रूलर और सोल्जर जो है ना, ये करप्शन कर रहे थे और इनके करप्शन की वजह से एथेंस हार गया था। करप्शन का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर रहे थे, और प्रॉपर्टी कर रहे थे किसके लिए, फैमिली के लिए। अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में एक्चुअली इन्होंने ये सॉल्यूशन दिया, किसने, प्लेटो ने। प्लेटो ने सॉल्यूशन दिया कि अब से रूलर क्लास की और सोल्जर क्लास की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं। प्रॉपर्टी केवल प्रोड्यूसर क्लास रख सकता है, फैमिली नहीं रख सकते, अपनी फैमिली केवल प्रोड्यूसर क्लास रख सकता है। यानी कि इनके लिए इनका फैमिली क्या होना चाहिए, इनका देश इनकी फैमिली होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी सारी जरूरतों को स्टेट प्रोवाइड करेगा। तो अगर इनके पास ना कोई संपत्ति हो सकती है कानूनी रूप से, ना ही कोई फैमिली हो सकती है, तो मुझे बताइए रूलर क्लास सोल्जर क्लास के अंदर कोई उत्सुकता होगी क्या करप्शन करने की, यस और नो? नहीं होगी ना। इसी वजह से आपने सुना होगा कई लोग कुछ पॉलिटिशियंस में विश्वास ज्यादा रखते हैं जिन पॉलिटिशियंस की फैमिली नहीं होती, जिन पॉलिटिशियंस के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती। कहते हैं यार ये तो करप्शन करेगा ही नहीं, ये किसके लिए रखेगा, इसका तो ना कोई परिवार है, देश इसका परिवार है। कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं ना, इसकी फैमिली है, फैमिली के कारण करप्शन होता है कि नहीं। तो वर्ड कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, कॉमन ओनरशिप। कम्युनिज्म ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं दिया था, मार्क्स से बहुत पहले प्लेटो थे। मार्क्स तो मॉडर्न टाइम के थिंकर हैं, प्लेटो एंशिएंट टाइम के थिंकर हैं, लेकिन मार्क्स के आइडियाज कम्युनिज्म पर अलग थे, जो हम आगे पढ़ेंगे, और उसने ही ये पॉपुलर कर दिया था, ठीक है ना। क्लियर है बात। अब देखिए एरिस्टोटल का इस पर क्या क्रिटिक आता है, ध्यान से सुनना। एरिस्टोटल कहते हैं मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज मैन ऑफ रीजन। कितने लोगों का ये मानना है? एरिस्टोटल कहते हैं गलत कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का अधिकार छीन रहे हैं इनसे, गलत है। इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी ब्रिंग्स मोटिवेशन टू वर्क हार्ड, वर्क बेटर, वो छीन जाएगा। प्लस इनका मानना है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वाली नहीं, प्रॉपर्टी गलत तरीके से कमाई उसकी बात नहीं, लेकिन जो प्रॉपर्टी किसी इंसान के पास है, कोई इंसान ने पैसा कमाया है अपनी लाइफ में, तो एक बात तो ये सिद्ध करता है कि दैट पर्सन इज अ रीजनेबल पर्सन, उसका रेशनल कंपोनेंट स्ट्रांग है, नहीं तो वो पैसा कैसे कमा लेता, नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे कमा लेता, राइट। तो वो कहते हैं कि ये तो मार्क है अच्छा कि मैन इज हैविंग प्रॉपर्टी। प्लस फैमिली को वो कहते हैं, एरिस्टोटल गलत कर रहे हो आप प्लेटो, कि फैमिली रखने का अधिकार इनसे छीनने की बात कर रहे हो। यहां पर एरिस्टोटल कहते हैं फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं कि फैमिली एक्चुअली
एक तरीके से इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। फैमिली एक पर्पस देती है जीवन में, जिससे कि सोसाइटी में भी ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस आती है। तो पर्पस बहुत जरूरी है हर किसी के लाइफ में। तो फैमिली वो पर्पस देती है, स्टेबिलिटी देती है, सिक्योरिटी देती है, राइट। अब जरा एक चीज और ध्यानिएगा, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पे व्यूज हैं एरिस्टोटल के। मैं एरिस्टोटल के व्यूज के बारे में बात कर रहा हूं आपसे आज, कुछ व्यूज जो बेसिक आपको बता रहे हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि सिटीजनशिप इज अ लीगल रिलेशनशिप। और अभी जब इनके विचार सुनोगे ना आप कहोगे यार काफी खतरनाक विचार हैं। लीगल रिलेशनशिप किस में? वो कहते हैं कि सिटीजनशिप इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। ये इसके बीच की रिलेशनशिप है। एरिस्टोटल कहते हैं कि सिटीजनशिप इज अबाउट, मतलब सिटीजनशिप उसी को मिलेगी जो कुछ ड्यूटी करेगा। क्या ड्यूटी? पार्टिसिपेट इन सिविक अफेयर्स। हर किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। जिसके पास क्षमता है पार्टिसिपेट करने की सिविक अफेयर्स में। सिविक अफेयर्स का मतलब है यहां पर लॉ मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि वहां पर जहां पर एरिस्टोटल थे एथेंस में, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एलिमेंट था। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में लोग का पार्टिसिपेशन होगा। प्लस जुडिशियल प्रोसेस में भी क्या होता था वहां पर कि लोग पार्टिसिपेट करते थे कि ये दोषी है कि नहीं है। प्लस कुछ लीगल एक्सपर्ट होते थे जो उनका कानून जो है एथेंस का वो एक्सप्लेन करते थे। एरिस्टोटल का कहना है कि सिटीजनशिप किसको नहीं मिलनी चाहिए। अब सुनिए किसको नहीं मिलनी चाहिए। वो कहते हैं एक तो विमेन को सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। वो कहते हैं ना ही सिटीजनशिप मिलनी चाहिए बच्चों को, ना ही मिलनी चाहिए ओल्ड को, ना ही मिलनी चाहिए स्लेव को, क्योंकि वहां पर मास्टर स्लेव दो कैटेगरी होती थी। आप कहोगे यार मास्टर क्लास के विमेन को भी नहीं मिलेगी, किसी विमेन को नहीं मिलेगी सिटीजनशिप। क्यों? उनका मानना था कि भाई विमेन जो है एथेंस में दे वर एक्चुअली फोकसिंग जस्ट ऑन, मतलब सोसाइटी ऐसी थी कि विमेन का काम था बच्चों को पालना, घर में रहना। सो क्योंकि वो घर की चार दीवारी में रही हैं तो उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाया टू गेट knowledge to participate in civic affairs, to get reasonable enough to participate in judicial process. बच्चे तो छोटे ही हैं भाई, जब उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाया तो बच्चे कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। ओल्ड जो है वो फिजिकल अभी वो स्ट्रांग नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सके इफेक्टिवली, और स्लेव जो है वो तो भाई है ही स्लेव, तो वो तो रीजनेबल है नहीं, केवल फिजिकली स्ट्रांग है। तो इनको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि सिटीजनशिप इज अबाउट ड्यूटी। अगर आप कुछ ड्यूटी प्रोवाइड कर सकते हो स्टेट के लिए तो ही सिटीजनशिप आपको मिलेगी। तो एक्चुअली सिटीजनशिप मिलेगी किसको? उनका मानना था यंग मेल ऑफ मास्टर क्लास, केवल इसको मिलेगी सिटीजनशिप। कितने लोग फेवर में हो एरिस्टोटल के? अंजलि सिंह पूछ रही है व्हाई प्लेटो थॉट फैमिली इज द रीजन ऑफ करप्शन। क्योंकि ब्यूरोक्रेट सोल्जर्स जो हैं वो फैमिली के लिए ही करप्शन कर रहे थे कि फैमिली बच्चों के लिए अच्छा हो जाए, फैमिली के लिए अच्छा हो जाए। क्लियर है? तो यानी कि यहां पर एज क्राइटेरिया केवल इसलिए बना क्योंकि एज, एजुकेशन ये इनके पास थी कि ये पार्टिसिपेट कर सकते थे। अपने मीनियल वर्क्स के लिए इनके पास स्लेव थे,
छोटे छोटे कामों को खुद नहीं करना, उनको स्लेव करेंगे वो तो इनके पास समय भी था कि ये सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं एरिस्टोटल को, यार तुम विमेन को सिटीजनशिप नहीं दे रहे, तो लेकिन एरिस्टोटल का कहना है कि भाई मेरा मानना है जो ड्यूटी कर सके ये उसको मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब हर एक थिंकर का क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन देखो एंशिएंट सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, उस पैट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसा ही होता था, राइट। लेकिन इससे एक लर्निंग पॉइंट ये हो सकता है, हालांकि हम क्रिटिसाइज करते हैं एरिस्टोटल को कि भाई विमेन को पार्टिसिपेशन क्यों नहीं दिया, मतलब सिटीजनशिप क्यों नहीं दी, और सिटीजनशिप का मतलब ड्यूटी ही क्यों रखा, राइट्स क्यों नहीं रखा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एंशिएंट टाइम और मिडिवल टाइम, इन दोनों टाइम में सिटीजनशिप का मायना ड्यूटी से कनेक्टेड था। इट वॉज मॉडर्न टाइम दैट कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स बिकेम पॉपुलर। इंडिविजुअल राइट्स का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया कि भाई सिटीजनशिप इज कनेक्टेड टू राइट्स, अगर आप नागरिक हैं तो आपको ये सब अधिकार मिलेंगे, राइट। क्लियर है? अब जरा मैं आपके कुछ क्वेश्चन देखता हूं। फरनाम फिरदौस पूछ रहे हैं, व्हाई एरिस्टोटल डिडंट गिव सिटीजनशिप टू वुमेन व्हाइल प्लेटो गिव। क्योंकि एरिस्टोटल का मानना यह था, उनके विचार थे कि भाई सिटीजनशिप should not be taken for granted. Citizenship is about duty. In views of Plato, women were actually provided education equally to men. But Aristotle अपने आप में हमें कंजर्वेटिव लगते हैं, यानी कि प्लेटो को हम कह सकते हैं कि प्लेटो अपने समय से बहुत आगे की बात करते थे। प्लेटो वॉज अ रेडिकल थिंकर, महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने की बात कर रहे थे। लेकिन उनके जो शिष्य थे एरिस्टोटल, ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट, ही वॉज अ कंजर्वेटिव। मतलब फंक्शनलिस्ट वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि यार अगर कोई चीज़ चलती आ रही है, व्यवस्था चलती आ रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता तो होगी। अगर वेमेन को घर के चार दीवारों में ही रखा गया है कि भाई तुम घर का काम करो, नौकर भी हैं तुम्हारे पास, लेकिन एंजॉय करो घर का, तुम्हारे लिए लाइफ का मतलब है बस प्रॉपर्टी को एंजॉय करो। अगर आप मास्टर क्लास की विमेन हैं, बच्चों का ख्याल रखो, दैट्स इट। एजुकेशन, सिविक अफेयर्स, ये सब आपके लिए नहीं है। दीज फील्ड्स आर मेड फॉर मैन। तो एरिस्टोटल ने इस बात को एक्सेप्ट किया। एरिस्टोटल का पर्सनल विचार उस समय से प्रभावित था। आप में से कई लोग यहां पर एरिस्टोटल को गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप मॉडर्न सोसाइटी में पैदा हुए हैं जहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात काफी पॉपुलर है। आपको नहीं लगता, लेकिन अगर आप एरिस्टोटल के समय में पैदा होते तो शायद आप भी डीपली पैट्रियार्कल होते। यस और नो, है ना? कितने लोग तो आज भी हैं मॉडर्न टाइम में भी। नयन का पूछना है कि सर थ्योरी एथेंस में अप्लाई हुई थी, बोथ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की कुछ थ्योरीज अप्लाई हो पाई, प्लेटो की नहीं हो पाई। प्लेटो की थ्योरी काफ़ी रेडिकल थी, उनके समय से काफ़ी आगे की थी। तो प्लेटो की और जो आइडियाज़ थे, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, तो उसके कुछ आइडियाज़ जो है इम्प्लीमेंट हो पाए। थोरोली एथेंस जो है प्लेटो के विचारों से बदला नहीं, क्योंकि प्लेटो को कभी ऐसा व्यक्ति, ऐसी व्यवस्था मिली नहीं कि सही में सब कुछ चेंज हो जाएगा, हो ही नहीं पाया वो उनके टाइम में। यस आनंद वर्धन, यू कैन यूज दिस नॉलेज इन जीएस एज वेल, जीएस इन द सेंस एसए में, ठीक है। जीएस में एथिक्स वगैरह में आप यूज कर सकते हैं। इशिका कुंडू पूछ रही है व्हाट इज रेडिकल ह्यूमनिस्ट। ये एम एन रॉय वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इशिका, इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट। अगर एक शब्द में आप जानना चाहती हैं तो ये समझ लीजिए कि रेडिकल ह्यूमनिस्ट आइडिया कहता है कि ऑल द आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियाज हों या कैसे भी आइडियाज हों, उनका सेंटर जो फोकस होना चाहिए वो ह्यूमन होना चाहिए। एंड रेडिकल ह्यूमनिस्ट सेज दैट कि उनके आइडियाज से अल्टीमेट फ्रीडम गेन करेंगे ह्यूमंस। उनका कहना है कि कल्चर, नेशन, ये जो भी चीज़ें हमें बांधती हैं,
कुछ सीमाओं में, कुछ टैग्स में, कुछ नामों में इन सबको तोड़ देना चाहिए। तभी ये वर्ड आया रेडिकल, क्योंकि रेडिकल्स वर्ड रिप्रेजेंट करता है आमूल परिवर्तन, मतलब सब कुछ परिवर्तन कर दो, सब चेंज कर दो। एंड ह्यूमनिस्ट क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर फोकस है वो ह्यूमन है, ह्यूमन की फ्रीडम है। यस यस, दीज थ्योरीज वर ब्रिंगिंग सम पॉजिटिव चेंजेस। अभी आप आगे जानेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एक स्कॉलर हुए हैं लॉर्ड नॉर्थहेड, उनका कहना था कि एरिस्टोटल और प्लेटो, इनके विचार एक तरीके से इस्तेमाल किए गए आगे के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स ने। ये फुटनोट्स बन गए एक्चुअली उनके, बहुत बड़ा प्रभाव रहा इनके विचारों का। ठीक है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं अभी। वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली फुटनोट्स हैं। फुटनोट्स का मतलब होता है बहुत ही क्रिस्प नोट, क्योंकि डिटेल तो हम पढ़ेंगे जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे। तो उसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली के केवल कुछ कीवर्ड्स की स्टेटमेंट्स ये लिखे हैं। क्या आप कल को इसी स्लॉट में आराम से उसको पढ़ लेंगे? विल यू हैव अ गो थ्रू? दीपाली रिकॉर्डेड क्लासेस क्लास के बाद अपलोडेड हो जाती हैं, एक बार आप सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए, दे आर गोइंग टू टेल यू कि कहाँ शो होती हैं। शिवांग, इंडिया और दूसरे नेशंस के साथ इंडिया के रिलेशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपका ये टास्क है जो मैं आपको दे रहा हूँ, अभी फुटनोट्स आपके ग्रुप में अपलोड कर रहा हूँ, उसको केवल रीड करना है। तो हमारा ओरिएंटेशन हो चुका है, मतलब हमने सिलेबस देख लिया, हमने क्वेश्चन पेपर देख लिया, हमने अप्रोच देख ली। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट वाली क्लास में अब मैं इन थिंकर से कनेक्ट करते हुए कुछ आइडियाज़ आपको समझाऊंगा, जैसे कि रियलिज्म क्या होता है, क्योंकि जैसे मैं एरिस्टोटल के बाद मैकियावेली आपको बताऊंगा तो मैकियावेली में रियलिज्म बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको लिबरलिज्म शब्द समझाऊंगा, फिर उससे एसोसिएटेड आइडियाज़ बताऊंगा, जैसे कंसेप्ट ऑफ राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये कहाँ से आया, आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इट इज़ कनेक्टेड इन आवर प्रीएम्बल। तो मतलब जो कोर कंटेंट बनेगा हमारे PSIR का, वो आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा सोशलिज्म पर, उसके बाद जाऊंगा मैं मार्क्सिज्म पर, फिर जाऊंगा सोशलिज्म पर। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी क्लासेस 11 बजे वाले स्लॉट में चलेंगी, कल आपकी क्लास नहीं है। ठीक है, यस, मैं शशांक त्यागी 4U वाले ग्रुप में ही अपलोड कर रहा हूँ अभी। अर्पित आनंद नेक्स्ट वीक के एंड में, ठीक है, नेक्स्ट वीक के मिड तक हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट कर लेंगे। मतलब मुझे आपकी 4 क्लासेस लगेंगी और उसमें आपका कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, जो लोग आज हमारे साथ क्लास में जुड़े हैं उन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस अभी नहीं देखी होंगी, तो इस क्लास के अलावा 2 हमने क्लासेस ली थी ओरिएंटेशन की, तो प्लीज़ गो थ्रू देम। ठीक है, जो वो फुटनोट्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उसको आप गो थ्रू कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हमारी अभी क्लास, आज थर्सडे है ना, हमारी क्लास मंडे को होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 क्लास मुझे चाहिए होंगी। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा और उसके बाद फिर हम यूनिट वाइज चलेंगे। अभी 11 बजे होगी आपकी क्लास मंडे को। ठीक है, सैटरडे एंड संडे हम रिवीजन के लिए रखते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास हुआ करेंगी, कुल मिलाकर बात ये है मंडे टू फ्राइडे, बट कल नहीं हो पा रही। यस, ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन शूट मी दोज क्वेश्चंस ऑन शशांक त्यागी 14। ठीक है, यस, यू विल बी एडेड इन द मास्टर ग्रुप। हर्षित मोहन वो ऑप्स टीम आपको ऐड कर देगी जैसी। यस, गौरव सिंह 4 क्लास हो रहे हैं हमारी, 4 क्लास के बाद, 3 से 4 क्लास के बाद फिर हम 1 to 4 वाले क्लास में करेंगे। यस अनिकेत, आंसर इज यस। तन्मय, हम यूपीएससी में आंसर लिखते समय
गवर्नमेंट को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करते, बहुत ही बैलेंस वे में अगर किसी स्कॉलर ने बोला है तो ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको सिस्टम का पार्ट बनना है, जर्नलिस्ट थोड़ा ना बनना है। जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आपको ऑप्टिमिस्टिक प्रेगमेटिक अप्रोच रखनी होती है, ठीक है। टेलीग्राम पे मास्टर ग्रुप है अदिति, यू विल बी एडेड, ठीक है। आपको मैसेज आएगा BTURL लिंक, उस पर क्लिक करके हो जाएगा। यस, वो मास्टर ग्रुप है यश हमारा, उस मास्टर ग्रुप मतलब इट इज हैविंग स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द PSR बैचेस एट स्टडी IQ, ठीक है। यस आर्या सिंह, जितेंद्र कुमार, हाँ अब देखिए आपका टास्क देखिए क्या है। फुटनोट्स तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हैव अ गो थ्रू, प्लस सैटरडे और संडे को आप न्यूज़लेटर पढ़ेंगे। सैटरडे को न्यूज़लेटर मैं शेयर करूंगा जो करीब 15 पेज के आसपास होगा, 15 से 18। सैटरडे और संडे को इस वीकली न्यूज़लेटर को खत्म कर देना है, ठीक है ना। तो करंट से हम कनेक्ट करते चले जाएंगे, जैसे ही मैं सिलेबस में जाऊंगा तो हर चीज़ में कनेक्ट करूंगा ही, तो करंट अफेयर्स आपका यहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में होगा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, शशांक त्यागी 4U यहाँ पर, ठीक है। यस, न्यूज़लेटर यहीं पर अपलोड करूंगा और फुटनोट्स भी, ठीक है। यस, UPSC सिंप्लीफाइड वाला ग्रुप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये 2 काम केवल कर लीजिएगा अभी। यस अंशिका बाजपेयी,